अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, रोटेशन पॉलिसी के तहत कराची पुलिस से जिन 2 एसएसपीज़ का पंजाब पुलिस में ट्रांसफ़र किया गया था, जिसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो एक रिक्वेस्ट लेटर जो है इन दोनों एसएसपी साहिबान के ट्रांसफ़र के आर्डर को रोकने से मुताल्लिक था। इस सिलसिले में पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने इंकशाफ किया है कि उनमें शामिल SIU के जो SSP हैं हैदर रज़ा, वो चीफ़ मिनिस्टर सिंध के जो PSO हैं फ़र्रुख बशीर के हमज़ुल्फ़ बताए जाते हैं। तो महज अपने हमज़ुल्फ़ के ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए PSO फ़र्रुख बशीर ने जो है चीफ़ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़रिए जो है उनका ट्रांसफ़र जो है रुकवाने की कोशिश की, और इस सिलसिले में उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर जो है हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो वफाक के स्टेटमेंट डिवीज़न को भिजवा दिया है। इस तरीके से हैदर रज़ा के चक्कर में जो है ख़ुद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो SSP हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम की भी जो ट्रांसफ़र है वो भी एक तरीके से रुकती हुई नज़र आ रही है। इस सिलसिले में ये भी मालूम हुआ है कि PSO टू CM जो हैं वो अपने हमज़ुल्फ़ को जो है वो कराची में किसी अच्छे डिस्ट्रिक्ट में SSP लगाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं, जबकि ख़ुद CM की जानिब से अपने PSO को ये बहुत पहले ही से ऑफ़र थी कि अगर वो चाहें तो वो उनके हमज़ुल्फ़ को जो है सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में SSP लगाने को तैयार हैं। मगर कहा जाता है कि ख़ुद जो हैदर रज़ा है उनकी ये ख्वाहिश या उनकी ये ज़िद है कि उन्हें अंदरून सिंध नहीं बल्कि कराची में ही किसी भी डिस्ट्रिक्ट यानी सिटी या फिर साउथ या फिर जो है मलीर या फिर उन्हें जो है सेंट्रल या वेस्ट में जो है उनकी पोस्टिंग कर दी जाए। ज़्यादा उनकी जो कोशिशें हैं वो सुहाय अज़ीज़ की जगह पर वेस्ट में जो है वो अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। अब इस सिलसिले में ख़ुद काबिल एतमाद ज़राए का ये कहना है कि मुमकिन है कि इस ट्रांसफ़र के रुकने के बाद जो है फ़र्रुख बशीर जो है वो अपने हमज़ुल्फ़ जो हैं हैदर रज़ा की पोस्टिंग जो है सुहाय अज़ीज़ की जगह पर जो है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में करवाने में कामयाब हो जाएं। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, आज जो है वो कोई एक SP हैं अब्दुल अज़ीम टोनियो, जो कि वेटिंग फॉर पोस्टिंग थे सिंध में काफ़ी अर्से से कराची में। आज जो है वो IG सिंध मुश्ताक महर ने उन पर रहम खाते हुए जो है सक्खर के CTD के SP की खाली पोस्ट पर जो है उनकी पोस्टिंग कर दी है। जबकि इसके अलावा जो है कुछ DSPs के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी अहकामात एडिशनल IG कराची ग़ुलाम नबी मेमन ने जारी किए हैं, जिसमें जो है DSP सैयद जुल्फ़िकार हैदर जाफरी को सुक्कन सब डिवीज़न का DSP तैनात कर दिया गया। इसी तरीके से हफीज़ जुनेजो जो DSP हैं इन्हें कलाकोट सब डिवीज़न में तैनात कर दिया गया है, जहां से DSP इरफान कोबरा का पहले जो है पाकिस्तान बाज़ार में ट्रांसफ़र किया गया था, वहां से फिर दोबारा उन्हें मंगो पीर सब डिवीज़न में तैनात कर दिया गया, जिसके बाद से जो है कलाकोट सब डिवीज़न में किसी DSP की पोस्टिंग नहीं की गई थी। इसी तरीके से रहीम शाह जो DSP मेमन गोट थे वो अब अपनी मुलाजमत के इंतहाई आखिरी दिनों में पहुंच चुके हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो है कुछ संगीन किस्म की शिकायतें जो है वो IG सिंध मुश्ताक महर के पास पहुंची थी, जिसके बाद IG सिंध के हुक्म पर एडिशनल IG कराची ग़ुलाम नबी मेमन ने जो है उनका ट्रांसफ़र जो है मेमन गोट से करते हुए उन्हें KPO में क्लोज़ कर दिया है, और उनकी जगह जो है कंवर आसिफ सरफराज जो DSP सदर थे उनकी पोस्टिंग मेमन गोट में कर दी है। और जमशेद क्वार्टर का जो DSP थे तसद्दुक वारिस की पोस्टिंग जो है वो सदर सब डिवीज़न में कर दी गई है, और DSP ग़ुलाम मोहम्मद महर जो इन्वेस्टिगेशन मलीर के DSP थे उनकी पोस्टिंग जो है एज SDPO मलीर सिटी में कर दी है। नाज़रीन, इससे कबल के मैं प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का ये सफ़र
इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, डीएल ब्रांच के जो डीआईजी हैं अब्दुल्ला शेख, अब एक ऐसी मुतनाज़ा शख्सियत या मुतनाज़ा पीएसपी अफसर की तरह से उभरे हैं कि उनके डीएल ब्रांच के डीआईजी होने की वजह से जो है सिंध के तकरीबन तमाम के तमाम पीएसपी अफसरान जो है परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। कोई एक भी पीएसपी अफसर जो है अपने किसी चाहने वाले का, अपने किसी जानने वाले का, अपने किसी करीबी रिश्तेदार की ड्राइविंग लाइसेंस के बनाने के चक्कर में जो है वो डीआईजी को अप्रोच या डीआईजी को सिफारिश नहीं कर सकते, इसलिए कि अब्दुल्ला शेख किसी एक भी ना तो अपने जूनियर डीआईजी से बात करना पसंद करते हैं, ना ही अपनी बैजमेंट से, और ना ही किसी अपने सीनियर अफसर का टेलीफोन अटेंड करना चाहते हैं। इस सिलसिले में वो बिल्कुल स्टिक हैं, वो किसी की भी सिफारिश जो है वो इस सिलसिले में बिल्कुल भी कबूल नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ख़ुद अगर उनके पीए या उनका रीडर भी अगर किसी डीआईजी या किसी एसएसपी का टेलीफोन अटेंड करके उनका कोई आउट ऑफ वे काम कर लेता है और उसकी शिकायत या जब उसकी इतला खुद अब्दुल्ला शेख को मिलती है तो वो अपने उस स्टाफ अफसर के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करते। ये इतला जो है एक आम सी हो गई है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में कि अब जो है वो लाइसेंस के चक्कर में, ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में कोई भी डीआईजी या कोई भी एडिशनल आईजी किसी से कोई हामी नहीं बरता, इसलिए कि उनकी इस सिलसिले में वहाँ बिल्कुल भी नहीं चलती, बल्कि वो अब कराची के जो लाइसेंस है वो उनकी कोशिश होती है कि वो हैदराबाद या सक्कर या सिंध के किसी दूसरे डीएल ब्रांच से बनवाएं, इसलिए कि कराची में जो है मज़कूरा डीआईजी अब्दुल्ला शेख के होते हुए वो किसी की भी सिफारिश करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है। और ख़ुद पीएसपी अफसरों का भी कहना है कि वो ख़ुद भी नहीं चाहते हैं कि वो इस डीआईजी से किसी की कोई सिफारिश करे, इसलिए कि उन्हें अब्दुल्ला शेख से बात करते हुए वैसी भी अपनी एक तरीके से वो अपनी हद तक महसूस करते हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, इससे कबल के मैं प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो ये चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, अभी आप लोग देख सकेंगे प्रोग्राम का जो अगला हिस्सा है वो सिंध पुलिस के एक वाहिद सीएसएस टॉपर साबिका एसएसपी सक्खर फ़िदा शाह का एक तवील तरीन इंटरव्यू है। फ़िदा शाह जो है वो इस वक्त पोस्टिंग से महरूम है और मैं इस इंटरव्यू में यही क्वेश्चन उनसे घुमा फिरा के बार बार करता रहा कि आखिर वो कौन सी वजूहात है कि एक इतना अच्छा काबिल तरीन पीएसपी अफसर के जिनके अपने 700 से ज़ायद शागिर्द जो हैं वो उनसे जो है वो यानी सीएसएस की तैयारी में जो है उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करके सीएसएस जो है वो इम्तियाज़ी नंबरों से पास करके इस वक्त जो है हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसमें ख़ुद पुलिस के भी बाज़ आला अफसरान जो इस वक्त कराची और अंदरूनी सिंध जो तैनात है उनमें उनके शागिर्दों की एक अच्छी खासी तादाद है। नहीं, इतना अच्छा एक पीएसपी अफसर है कि जो ख़ुद प्रोबेशन कोर्स में भी जो है वो जो 18 से 19 ग्रेड में किया जाता है उसमें भी वो सबसे ज़्यादा नंबर हासिल कर चुका है और वो खुद सीएसएस में उन्होंने इतने नंबर लिए कि जिसका आज तक जो है कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। लेकिन उसके बावजूद एक इतना अच्छा अफसर जो है वो पोस्टिंग से महरूम है। मैं ये सवाल जो है ख़ुद सिंध के वज़ीर काबिल एहतराम वज़ीर आला जो है सैयद मुराद अली शाह से भी कर रहा हूँ, उनको मुखातिब करते हुए कि आपके होते हुए सिंध धरती का एक सिंधी अफसर जो इतना काबिल है कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, वो उनके होते हुए आखिर पोस्टिंग से क्यों महरूम है और क्यों वो पुलिस की जो सियासत का, पुलिस के इंतकाम का शिकार होता हुआ हमें नज़र आया। नाज़रीन, आप देखें वो प्रोग्राम में उनसे जो मैंने इंटरव्यू किया कितनी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की है और क्या नित नए उन्होंने इंकशाफात किए हैं। आप देखते हैं वो क्या कह रहे हैं आपके इस इंटरव्यू में। फ़िदा शाह साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में।
जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, फिदा शाह साहब जो हैं ये इन्होंने सीएसएस में टॉप किया हुआ है और तकरीबन जो है इनके इतने रिमार्क्स हैं, इतने इन्होंने क्या नाम है मार्क्स लिए हैं सीएसएस में कि जिनका आज तक कोई जो है मुकाबला नहीं हो सका। और ये मेरा दावा है कि इस वक्त सिंध पुलिस में यानी जितने भी इस वक्त अफसरान हैं इनके मुकाबले का कोई एक भी अफसर नहीं है। ये फिदा शाह साहब जो हैं इन्होंने तकरीबन कोई 700 के करीब जो हैं इनके शागिर्द हैं जो कि सीएसएस कर चुके हैं और मुख्तलिफ सरकारी महकमों में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि सिंध पुलिस जो है इतने काबिल पीएसपी अफसर से मुस्तफीज क्यों नहीं हो रही है या क्यों नहीं होना चाहती और इन्हें पोस्टिंग से क्यों तक महरूम किया गया है। फिदा शाह साहब, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? जी बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, मुझे इनवाइट करने के लिए। जी मेरे ख्याल में कि जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है और जो हमारे सिंध पुलिस के कमांडर हैं, मेरे ख्याल में कि वो बेहतर तौर पे जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द ही जो है ना वो मुझे पोस्टिंग दे देंगे। मुझे उम्मीद है उनसे कि वो बेहतरी फैसला करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं अपना फिदा शाह साहब के आप सीएसएस में आप टॉप आप कर चुके हैं और आप ये जो हमारी इतला ये है कि जितने मार्क्स आपने लिए ये मार्क्स आज तक जो है ये एक रिकॉर्ड है आपका कि कोई इसको तोड़ नहीं सका। मतलब इतने मार्क्स किसी ने नहीं दिए। उसके बाद जो है जब आपके पास पोस्टिंग नहीं रही तो उसके बाद जो है वो आपने सिंध धरती के जो तालिब इल्म थे या जो सीएसएस के ख्वाहिशमंद थे वो आपने उनको मुफ्त क्लासें भी देना शुरू कर दी, उनको टीच आप करते रहे। और एक हमारी जो इतला है तकरीबन 700 के करीब जो है वो स्टूडेंट जो है वो आपकी इल्मी काबिलियत से मुस्तफीज होकर जो है वो सीएसएस का इम्तिहान जो है इम्तियाजी नंबरों से पास करके इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में अपने और बैरून मुल्क भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? यानी कि पुलिस की एक जॉब, एक तरफ जॉब है पुलिस की, दूसरी तरफ आप जो टीचिंग कर रहे हैं सीएसएस की वो भी, तो कैसा आपका तजुर्बा कैसा है ये आप शेयर करें हमारे जो व्यूवर्स हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब। मेरे ख्याल में कि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, और क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से नवाजा तो मैंने सोचा कि लोगों को मुस्तफ़ीज़ किया जाए। और सीएसएस का इम्तिहान जिस तरह से आपको पता है कि एक मिस्ट्री की तरह है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, किसी को पता है नहीं कि ये सीएसएस का इम्तिहान की तैयारी होती कैसे है और किस तरह से जो है ना वो इसको तैयार किया जाता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शायद पाकिस्तान की तारीख में मैं पहला जो है ना वो शख्स था जिसने सीएसएस करते वक्त बताया था कि मैं सीएसएस में पूरे पाकिस्तान में टॉप करूंगा। जब ये मैंने बात की तो मेरे जो हमअसर थे जो मेरे साथ तैयारी करते थे तो वो हंसते थे और आपस में बात करते थे कि ये पागल इंसान है यार, यहाँ पे किसी को पता होता नहीं है कि मैं सीएसएस पास भी कर सकूंगा कि नहीं, मगर ये कहता है कि जी नहीं मैं सीएसएस में जो ना वो टॉप करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये कि अल्लाह ने मुझे मेरी इस बात को सच साबित किया, ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड थी। और जब मैं सीएसएस की तैयारी करता था तो मेरे सीएसएस के जो टेबल होता था उसके सामने मैंने अपनी मार्कशीट जो है ना वो चिपकाई होती थी कि मैं इस सब्जेक्ट में इतने इतने जो है ना वो नंबर लूँगा इंशाल्लाह। और मेरी टेबल पे जो पिछले साल के टॉपर्स थे उनके प्रोफाइल्स लगे होते थे फॉर माय मोटिवेशन। तो उसके बाद जब मैंने सीएसएस किया तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना जो है ना वो लोगों को मुस्तफीज किया जाए। और बहुत सारे लोगों को पूरे पाकिस्तान से, वाना से, वजीरिस्तान से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित से, सिंध के कोने कोने से लोगों को मैंने सीएसएस कराया। और इस वक्त 700 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्वालिफाई करके इस वक्त मुख्तलिफ महकमों में जो है वो अपनी खदमतें सर अंजाम दे रहे हैं। जैसा से आपने पूछा कि आपको कैसा लगता है, तो मैं आपके साथ एक स्टूडेंट का जो है ना वो एक प्रोफाइल या केस में शेयर करना चाहूँगा। एक लड़का था जो कि एक कपड़े की दुकान पे काम करता था। उसने मैट्रिक जो है वो भी प्राइवेट किया, उसने इंटर भी प्राइवेट किया, ग्रेजुएशन भी प्राइवेट की। क्योंकि उसके मुआशी हालात बहुत ख़राब थे तो वो स्कूल भी नहीं जा सकता था और उसकी मजबूरी थी कि वो उस कपड़े की दुकान पे काम करके अपनी माँ के साथ हाथ बटाता था, खर्चा करता था। तो जब उसको पता चला, उसका शौक था कि मैं सीएसएस करूं, जब उसको मेरा पता चला उसने मेरे साथ राब्ता किया। फिर मैंने उसको जो है ना वो सीएसएस की तैयारी करवाई
और तैयारी करवाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, वो बच्चा जो कि कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस कपड़े की दुकान वाले इस विशस साइकिल से मैं बाहर भी निकल सकूंगा, वो सीएसएस अफसर बन गया और आज वो सीएसएस अफसर है। और जब वो मुझे मिलता है, उसकी माँ, वो लोग तो मुझे दुआएं देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो ये मेरी मोटिवेशन है और कोशिश होती है कि किसी भी गरीब को जो है ना वो इस फील्ड से महरूम ना रखा जाए, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको तैयारी करवाऊँ। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, पुलिस में कितने आपके स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं, ये बताएं, जिन्होंने सीएसएस किया। अगर हम सिंध की बात करें तो आपका जो डीपीओ लाड़काना है, बंगश, बहुत ही मशहूर जो है ना वो पुलिस ऑफिसर है, दबंग पुलिस ऑफिसर है, बहुत अच्छा उसने पुलिस में काम किया है, उसका नाम भी है, वो मेरा शागिर्द है। जो इस वक्त मौजूदा शिकारपुर का जो डीपीओ है, कामरान पंजूताना, वो मेरा शागिर्द है। उसके अलावा जो सीएम बलूचिस्तान है, उसका जो पर्सनल स्टाफ अफसर है जवाद, वो मेरा जो है ना वो शागिर्द है। मिस शैला कुरैशी जो इस वक्त कराची में पोस्टेड हैं, वो मेरी स्टूडेंट हैं। और एसएसपी ईस्ट जो हैं कराची में, वो मेरे स्टूडेंट हैं। तो पंजाब में, बलूचिस्तान में, हर जगह पे जो है ना वो बहुत सारे मेरे शागिर्द हैं। ये चंद नाम है जो कि मैं आपको गिनवा सकता हूँ अभी। अच्छा, सीएसएस में आपने टॉप किया तो आपके पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आप फॉरेन अफेयर में चले जाते हैं, जिसके लिए लोग तरसते हैं, सबसे अच्छी एक फील्ड है। तो आपने पुलिस का इंतखाब क्यों किया? जी हनीफ साहब, ये अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है। इवन जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था वॉल्टन में, तो हमारे डीजी थे जनरल शामी, तो उसने मुझे ऑफर भी किया। उसने मुझे कहा कि यार तुम अभी फैसला करो कि तुम पुलिस छोड़ के तुम जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में चले जाओ। तो मैं अभी जो है ना मुशर्रफ साहब से बात करता हूँ और मैं तुम्हारा ग्रुप चेंज करवा देता हूँ। तो उससे लेके बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं। मेरा जो नुक्ता नज़र था वो ये था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हमारी आवाम है वो मुतासर होती है पुलिस से जी। उसका वास्ता भी पुलिस से पड़ता है। दो महकमे हैं जिनसे ज़्यादा उनके काम पड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक आपकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो होती है, हमारे जो डीसी होता है, और दूसरा जो है ना वो पुलिस होती है जी। तो फिर मैंने सोचा कि किसी ऐसे महकमे में जाया जाए जहां पे आप डायरेक्ट किसी आवाम को जो है ना वो रिलीफ दे सकते हैं। तो पुलिस एक ऐसा महकमा है, मैं कहता हूं कि इससे आप जन्नत भी कमा सकते हैं, दोजख भी कमा सकते हैं, दोनों आपके ऑप्शंस पे हैं। तो ये आपकी चॉइस है। मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगा। मैं एसएसपी सखर था, तो वहां पे एक जो ना बुजुर्ग आए मेरे पास, और उसने मुझे बड़ा रोने लगे वो। और मैंने कहा कि चाचा बताएं मसला क्या बात है। उसने कहा कि जी मेरी बेटी की शादी हो रही है और घर वाले मुझसे नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा। अब आप देखें कि ये कोई पुलिस का काम नहीं है, ना ही पुलिस की जो है ना वो इसमें दस्तंदाजी हो सकती है जी। बट मैंने अपने जो है ना वो एक कंप्लेंट इंचार्ज को बुलाया। उसको मैंने कहा कि यार जो है ना वो उसके घर वालों को बुलाओ और उसको जो है ना उनसे बात करो कि यार ये बुजुर्ग हैं, इनकी बात सुने। अब देखिए कि 2 हफ्ते के बाद वो बंदा आ गया, अपने हाथ में जो है ना वो एक छोटा सा केक लेके मेरे पास आ गया कि जी हंसता हुआ खुश कि जी आपके कहने से जो ना मेरी जो है ना वो घर वाले मेरी इज्जत करते हैं, मेरी सुनते हैं। तो इस तरह के कई वाकयात रोजाना की बुनियाद पे हमारे महकमे में होते हैं जो कि आपको एक सुकून बख्शते हैं, आपको एक मोटिवेशन का सबब बनते हैं। अगर आप फॉरेन सर्विस में जाएं, आप पूरे मुल्क की नेकनामी कर सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक गरीब अवाम जो कि पाकिस्तान का है, उसको अगर कोई रिलीफ मिल सकता है तो मेरे ख्याल में कि ये पुलिस का महकमा था, इसको सामने रखते हुए मैंने पुलिस ज्वाइन की थी। अच्छा, एक सवाल ये है कि अब आप चूंकि आपका इल्म से ताल्लुक है, तो पुलिस में जो ये पुलिस के जो एकेडमियां हैं, मतलब कि शहदादपुर ट्रेनिंग स्कूल है या सईदाबाद ट्रेनिंग स्कूल है, अब इन स्कूलों में जो प्रिंसिपल इस वक्त तैनात हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि खुद अपने प्रोफेशन कोर्स में जो है फेल हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इन पुलिस के जो दरसगाहें हैं जहां पर पुलिस के हजारों जो ये सिपाही, हेड कांस्टेबल, एएसआई जाके तरबियत लेते हैं, वहां पर आपकी नजर में किस तरह के अफसरों को जो है एज अ प्रिंसिपल, एज अ लेक्चरर वहां पर उनकी पोस्टिंग की जाए, ये बताएं, आप क्या इसको सजेस्ट करते हैं? मेरे ख्याल में कि इसमें 2 चीजें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ऐसा अफसर जिसकी मोटिवेशन हो कि वो इस महकमे में बेहतरी लाए। अच्छा। उसके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए काम करने की, और उसका माइंड ये होना चाहिए कि मैं बेहतरी लाऊं। सेकंड नंबर पे उसके अंदर सलाहियत हो।
जब तक कि ये दो चीजें नहीं होंगी, अगर उसके अंदर मोटिवेशन है, वो काम करना चाहता है, अगर उसके अंदर सलाहियत नहीं है, फिर भी वो कोई तब्दीली नहीं ला सकेगा। अगर उसके अंदर सलाहियत है बट वो ये काम ही नहीं करना चाहता, वो ये चाहता ही नहीं है, उसके अंदर ये एहसास ही नहीं है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट जो है ना वो इंस्टीट्यूशन है और इसकी क्या अहमियत है हमारे इस डिपार्टमेंट के लिए। आप देखें कि जी भी असाइनमेंट्स होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं और बहुत ही काबिल अफसरों को जो ना वो असाइनमेंट्स दी जाती हैं, जबकि हमारे यहाँ ये चीजें जो ना वो इतनी कंसिडर नहीं हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में कि किसी अफसर को पोस्ट करते वक्त इन दो चीजों को सामने रखना चाहिए कि उसके अंदर मोटिवेशन हो और काबिलियत हो। अभी तो यहाँ जो हमारी जो इत्ला है वो ये है कि भाई यहाँ तो जो आईजी है या सिंध पुलिस जो है वो एज अ पनिशमेंट के तौर पर जो है पुलिस अफसरों को जो है इन पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में या पुलिस जो कॉलेज है वहां पर एज अ प्रिंसिपल जो है उनकी पोस्टिंग कर देती है। तो आप बताओ कि जो एक आदमी टीचर अगर आपका अहल नहीं है बतौर सजा उसकी पोस्टिंग आप करें, तो वो उनके जो इतनी लंबी जो आप उनके पास जो लोग तरबियत लेने जा रहे हैं या मुख्तलिफ कोर्स करने जा रहे हैं, तो वो क्या कोर्स में कैसा कोर्स करेंगे, उनका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ये तो है आपके सिंध पुलिस की ये सूरत हाल है। तो इसमें मतलब कि बेहतरी की जरूरत है। अब आपकी पोस्टिंग का एक सवाल है कि भाई इतना अच्छा एक इल्मी काबिलियत से माला माल शख्सियत जो है सिंध धरती में इस वक्त अगर पैदा हो गया है, तो उनकी जो है वो इल्मी काबिलियत से इस्तिफाजा क्यों नहीं हासिल किया जा रहा है। मैं मुखातिब कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह को कि वो अपने पीएसओ जो उनके हैं फरूक बशीर, उनके हमजुल्फ जो हैं एसआईयू के जो एसएसपी है हैदर रजा, उनकी अभी रोटेशन पॉलिसी के तहत सिंध से पंजाब में ट्रांसफर, तो उनके ट्रांसफर को रुकवाने के लिए तो उन्होंने अपने असर रसूख इस्तेमाल किए और अब उनको वो कहीं मैनेज कर रहे हैं, कहीं पोस्टिंग उसको दिलवा रहे हैं। तो आप पर उनकी नजर क्यों नहीं पड़ती कि भाई एक इतना अच्छा यानी सीएसएस का टॉपर है और कितने लोग जो हैं उससे इस्तिफादा हासिल करके जो है सीएसएस इम्तिहान पास करके जो है मुख्तलिफ सरकारी महकमों में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे, तो फिर वो आपसे क्यों नहीं मुस्तफीज हो रहे हैं, क्यों नहीं आपकी पोस्टिंग कर रहे हैं, इसमें क्या वजह है? आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या रुकावट है? कोई ये महकमे की क्या नाम है, कोई ये चपकलिश है या कोई ये रकाबत सामने आ रही है, क्या वजह है? आप क्या समझते हैं क्यों नहीं हो रही पोस्टिंग, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इसका बेहतर तौर पे जवाब तो सिंध गवर्नमेंट या हमारे जो कमांडर हैं वही दे सकते हैं। और मेरे ख्याल में कि ये सवाल उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ कि जो है ना वो उनकी नज़र मुझ पर भी पड़े, ठीक है। और जब भी मुझे किसी किस्म की भी असाइनमेंट दी गई तो इंशाल्लाह मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा और दुनिया को पता चलेगा कि मैं किस तरह से जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आखिरी पोस्टिंग आपकी सिंध में सखर में थी? जी, फील्ड पोस्टिंग मेरी एसएसपी सखर थी और उसके बाद में सीपीओ में था। एआईजी एडमिन जो है ना मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। अच्छा, आपने जब पुलिस फोर्स ज्वाइन किया तो पहले आपने पंजाब से शुरुआत की। मेरी इतला के मुताबिक पंजाब में 2 वाकयात ऐसे हैं जिसमें आपका नाम जो है जुड़ा हुआ है, एक तो आयशा अहमद का और दूसरा अली इमरान बेकरी वाले का। कुछ आप शेयर करेंगे हमारे नाजरीन के साथ कि ये कुछ वाकयात जो माजी के थे इसमें क्या हुआ था और आपने किस तरीके से जो है वो उस वक्त के जो खादिम आला थे पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ को आपने कुछ क्या कह के लाजवाब कर दिया था? आप बताएं किस तरीके से आपने आईन और कानून की पासदारी की बात की जब आपसे एक गैर कानूनी काम करने के लिए कहा गया था। जी सर। जी जनाब। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब। एक्चुअली मैं वहाँ पे पोस्टेड था जब ये बेकरी वाला इशू हुआ था, तो यकीनन सबसे पहले तो प्रेशर आया कि जी आप जो है ना वो क्योंकि मीडिया ने इसको बहुत उठाया, हाई प्रोफाइल केस बन गया और सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर थे उनके दामाद उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप जो है ना एफआईआर भी ना करें और जो है ना इस मामले को इधर रफा दफा कराएं और सुलह सफाई कराएं। तो मैंने कहा कि जी मेरा काम सुलह सफाई कराना नहीं है। मैंने फिर जो है ना वो पूरा उनको बताया कि जी आपने अगर इस मामले को डील करना है तो इसको आप कानून के तकाज़ों के मुताबिक डील करें जी। और फिर मैंने उनको पूरा उन्होंने कहा कि जी कानून के तकाज़ों के मुताबिक कैसे करेंगे आप? मैंने कहा कि जी कानून के तकाज़ों के मुताबिक आप करेंगे तो आपकी भी नेक नामी होगी, महकमे की भी नेक नामी हुई।
जी मैंने कहा केस इतना क्योंकि बड़ा था नहीं, डेफिनेटली मीडिया में हाईलाइट हो गया, हाई प्रोफाइल हो गया, बट एक छोटा सा स्कफल था बेसिकली। जी तो मैंने उनको कहा कि जी मैं तो उनको गिरफ्तार करूंगा, गिरफ्तार करके जो है ना उनको मैं थाने में भी रखूंगा। उसके बाद मैंने कहा कि जी आप जाके उनको उधर से बेल करवाएं, कोर्ट में मैं इसको पेश करूंगा। कोर्ट में जब मैं पेश करूंगा तो डेफिनेटली कोर्ट उसको जुडिशियल करेगी, जुडिशियल करेगी। मैंने कहा केस आपका इतना बड़ा नहीं है, आप लीगल कोर्स को अडॉप्ट करें, उसके बाद आप जो है ना वो इसकी बेल अप्लाई करें। उसके बाद बेशक मैंने तो उनको ये भी सजेस्ट किया कि आप उनको एक दिन जो है ना वो जेल जाने दें, ठीक है ना, एक दिन वो जेल में भी जाके रहें, क्योंकि इशू छोटा था, उस पर बहुत सारी PLDs और सारा लॉ क्लियर था कि उसकी उसी दिन जो है ना वो बेल हो जानी थी। तो मैंने जी कहा कि उसकी बेल हो जाएगी, बेल हो जाने के बाद मैंने कहा फिर आपका ये केस जो है इसको आप लीगली प्लीड करें और इसको ट्रायल में ले जाएं और ट्रायल के थ्रू आप उसको जो है ना वो बरी कराएं। जब आप ये बरी कराएंगे, आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, आपका दामाद अगर जो है ना पुलिस के हाथों गिरफ्तार होता है, थाने में रात गुजारता है और उसके बाद जो पुलिस उसको एज पर लॉ जो है ना वो जाके कानून के सामने पेश कर दिए, जज साहब के सामने, उसके बाद वो जुडिशियल होता है, उसके बाद कानून के मुताबिक जज साहब उसको बेल देते हैं, ट्रायल होता है। तो मैंने कहा इसमें किसकी नेक नामी होगी? मैंने कहा जी पॉलिटिकली भी आपकी नेक नामी होगी। तो फिर वो समझ गए कि जो है ना, मैंने कहा अगर आप इस तरह से करेंगे सारी मीडिया भी आपके पीछे पड़ी रहेगी, कभी भी ये किस्सा खत्म भी नहीं होगा। तो जी बेहतर ये है कि आप इसको कानूनी तौर पे डील करें। फिर उनको मेरी बात जो है ना वो समझ में आई। फिर उन्होंने कहा, डेफिनेटली हमारे जो सीनियर अफसरान थे उनसे उन्होंने जो है ना मुखातिब किया कि इसमें अगर इस तरह से जिस तरह से ये बता रहे हैं साहब, अगर इस तरह से नहीं हुआ, इसमें आगे पीछे हुआ। तो मैंने कहा कि जी देखें, फिर मैंने उनको कानून समझाया सारा। मैंने कहा ये केस इन जो है ना दफात का है, इन दफात में ये PLDs हैं, ये चीजें हैं, इतना सारा कानून भरा पड़ा है, उसकी बेल तो हो जानी है। बेल हो जाने के बाद इसका ट्रायल जब चलेगा तो गवाह आपने देखने कितने हैं, केस बड़ा कमजोर है, वो हो जाएगा आपका। और इन द मीन टाइम जो है वो डेफिनेटली मीडिया आई भी खत्म हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है ना सारे अफसरान ने मेरी बात सुनी और इसी तरह से जो है ना उस केस को डील किया गया। तो मैंने इनको करने नहीं दिया कि जो ना बगैर FIR के और बगैर अरेस्ट के। वक्त के एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत वजीर आला जो थे, उनको आपने उनका कहना ना मानकर उनको लाजवाब कर दिया, शहबाज शरीफ को। अब दूसरा जो वाकया था आयशा अहमद का, वो क्या, उसमें क्या रोल था आपका? आयशा अहद में जो कि आपने रिसेंटली देखा, उसका जो क्लाइमैक्स हुआ था वो अभी हमारे जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे उन्होंने इनका क्लाइमैक्स किया। जी आयशा अहद और हमजा शहबाज जो थे उनका जो है ना वो स्कफल था आपस में। जी जी तो हुआ ये कि एक FIR हुई थी हमारे थाने में, जो कि आयशा अहद जो थी उनकी एक मेड थी जो कि फिलिपिनो थी। अच्छा तो उस मेड ने उनके खिलाफ थाने में दरखास्त दी। अब थाने में जब उसने दरखास्त दी उसके खिलाफ, तो FIR हुई। डेफिनेटली एक फॉरेनर थी, फॉरेनर ने जब एप्लीकेशन दी तो किसी को उस वक्त पता नहीं था, FIR हो गई। जब FIR हो गई तो पता चला कि जी ये तो आयशा अहद के खिलाफ FIR कराई है इसने। अब क्योंकि हमजा साहब के जो है ना कहे जाते हैं कि जी उनके साथ जो ना कुछ मामलात थे, तो जो पुलिस थी तो उसको फिर जो ना वो यूज करने की कोशिश की गई यहाँ पे कि जी इसमें जो है ना आप इसमें एक दो और सेक्शन जो है ना वो इसमें ऐड करें और फिर इसको जो है ना वो एक बड़े लेवल पे इसको स्क्रू करें। मैंने ये नहीं करने दी। मैंने कहा कि जी ये मेरे होते हुए नहीं हो सकता। जो FIR बनती थी, हमें नहीं पता था कि ये आयशा अहद कौन है, हमें नहीं पता था कि ये कौन है। हमारे पास एक जो है ना वो कंप्लेनेंट आई, उसके मुताबिक हमने उसकी कंप्लेंट के मुताबिक FIR कर दी है हमने और हम कानून के मुताबिक जाएंगे। फिर चलते हुए आगे जाके क्या हुआ कि जी आयशा अहद ने एक दरखास्त दे दी जो कि मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं थी, किसी और थाने की जुरिस्डिक्शन में थी। उसने नॉमिनेट किया उसमें, उस दरखास्त में शहबाज शरीफ साहब को, हमारे IG साहब को, राना मकबूल साहब को और हमारे CCPO साहब को, इवन के नवाज शरीफ साहब, उनको भी जो है ना उन्होंने उसमें नॉमिनेट किया कि जी इन्होंने मुझे मारा है, घसीटा है, डिफरेंट रोल्स उन्होंने असाइन किए। अब जब ये इशू उठा तो अब बड़ा जो है ना वो शोर मचा। उन्होंने कहा कि जी अब इसकी अगर हमने FIR कर दी, क्योंकि वो मीडिया में चली गई, दरख्वास्त दी थाने पे, थाने वालों ने उसकी नहीं सुनी, वो मीडिया में चली गई, मीडिया में बड़ा जो है ना वो हाइप क्रिएट हो गया। अब एक मीटिंग बुलाई जो है ना वो एक समझें कि अफसर ने, उसमें उसने टॉप क्लास जो प्रोसिक्यूटर्स थे पंजाब के उनको बुलाया, टॉप क्लास जो लॉयर्स थे उनको बुलाया और कुछ रिटायर्ड जज साहबान को बुलाया। यानी जो जो इन तीनों फील्ड के माहिर थे सबको बुला के उन्होंने डिस्कस किया कि जी अब इस मसले का हल क्या है। उन्होंने मुझे भी जो है ना वहां पे बुलाया कि यार ये टॉपर है, पहला मसला भी जो है ना इसने बड़े अच्छे तरीके से हल किया था, इसको बुलाते हैं।
कोई 4 घंटे जो है ना सब लोगों ने अपनी अपनी जो है ना वो कहानी सुनाई। हर बंदे ने कि जी इस तरह से होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जी एफआईआर करें, एफआईआर करेंगे तो जी फिर पुलिस के हाथ में है। क्रीम को बुलाकर जो है उनसे सलाह मशवरा हो रहा था भी कि इस जो एप्लीकेशन उन्होंने दी है जिसमें खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सबके नाम है, इसको कैसे हैंडल किया जाए। अब आप बताएं फिर क्या हुआ, आप कुछ कह जी रहे थे। फिर मैंने उनको कहा कि जी देखें, ये जो एप्लीकेशन दी है इसने, ये फलां तारीख को दी है, और वाकया जो बता रही है इसमें, वो इसमें बता रही है 6 दिन पहले का। इन 6 दिनों में वो एक मरतबा जो है ना वो हाई कोर्ट में गई है, एक मरतबा जो है ना वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में गई है, और वो आज़ाद है, मीडिया उसके सामने है। मैंने कहा ना उसने इन 6 दिनों में मीडिया को बताया, ना उसने जो जज साहब के सामने गई तो वहां पे चीखी चिल्लाई कि मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की है, मेरे कपड़े फाड़े हैं, मुझे मारा है। वो मौकफ था उसका उन्होंने। ना उन्होंने जो है ना वो एटीसी जज के साहब के सामने गई है तो वहां पे उन्होंने कोई बात की है। मैंने कहा ये सबूत बड़े काफी हैं इस वाक़े को झुटलाने के लिए कि ये वाक़या जो है ना वो हुआ ही नहीं है। अगर होता तो ये सारी मौके उसके पास थे, उसमें उसने नहीं की है। फिर मैंने उनको बताया कि जी इस केस में इसकी एफआईआर इसलिए नहीं होनी। मैंने कहा अगर आपने एफआईआर कर दी तो फिर आपने शहबाज शरीफ को थाने बुलाना पड़ेगा, उसका बयान लेना पड़ेगा, फिर आपको नवाज शरीफ को बुलाना पड़ेगा, राना मकबूल साहब को बुलाना पड़ेगा, आईजी साहब को बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो सीसीपीओ साहब, आईजी साहब तो महकमे के बंदे आ जाएंगे। मैंने कहा सब फिर ये बंदे जब आएंगे उसके बाद आप क्या समझते हैं कि आप जो है ना ये आके यहाँ पे बयान भी देंगे, बयान देने के बाद फिर सारी मीडिया जो है वो इसकी सारी सर्जरी करेगी। तो क्या आप इसको जो है ना इन बंदों को बगैर अरेस्ट किए हुए और सारी चीजें करे हुए आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं? ये सब लोगों ने कहा नहीं, बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता, बड़ा हमारे। मैंने कहा आप हैंडल ही नहीं कर सकते। मैंने कहा इतना ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि फिर आपको अरेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। वो जबकि ये शवाहिद जो हैं, ये हम्म, शवाहिद जो हैं ये काफी हैं उसके इस झूठ को, क्योंकि एप्लीकेशन थी झूठी। वो प्रेशर करने के लिए जो उसके खिलाफ फिलिपिनो ने एप्लीकेशन दी थी वो ट्रेड ऑफ करना चाहती थी, और उसमें इल्जाम उन्होंने बड़ा, उसने एक ऐसी सड़क पे उसने इल्जाम, मैंने कहा इस सड़क पे उसने इल्जाम लगाया, इस सड़क पे ना तो शहबाज शरीफ इन दिनों में आया है, ना नवाज शरीफ आया है, ना आईजी साहब आए हैं, ना तो जो राना मकबूल साहब आए हैं, कोई आया ही नहीं है सड़क पे ये। मैंने कहा उसके साथ पर आप सारे इन लोगों की जो किसी का अगर सीडीआर है तो वो डाल दें, किसी की अगर सीडीआर नहीं है तो प्रूफ्स इसके साथ डाल दें कि इन दिन में, इस दिन में, इस टाइम पे ये लोग नहीं थे। फिर मैंने कहा कि इसको आप एफआईआर ना करें। फिर उन लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे कि नहीं यार ये कानूनी तौर पे बिल्कुल सही बात है, और प्रैक्टिकल भी है, और कानूनी तौर पे भी है। तो इस तरह से जो है ना हमने उसको वो डील किया था। फिर उसकी जो है ना रिपोर्ट लिखी गई सारी, और उसके बाद मैंने कहा ये रिपोर्ट आप लिखें। उसके बाद मैंने कहा अगला स्टेप क्या होगा? मैंने कहा आयशा का वो जाएगी, मैंने कहा जज के पास, वो 22/22B की एप्लीकेशन लेके जज के पास जाएगी। आप ये एप्लीकेशन में ये सारी फैक्ट्स और ये सारी कहानी लिख के रिपोर्ट के साथ जोड़ के आप जज साहब के पास ले जाएं। मैं कहता हूं कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि जज साहब जो है वो ऑर्डर करें कि इसकी एफआईआर करें। अच्छा फिदा साहब, अब ये बताएं आखिर में कि हम पोस्टिंग की मैंने बात की थी, तो ये बताएं कि आप और एक और एसएसपी इस वक्त जो मीरपुर खास लगे हुए हैं, फैसल बशीर मेमन, आप दोनों मुदई बन के जाते हैं कोर्ट में वक्त के एक बहुत बाइख्तियार और बहुत बाअसर आईजी अल्लादीनो ख्वाजा और सनाउल्लाह अब्बासी के खिलाफ। मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपकी इस वक्त पोस्टिंग की राह में। बाकी और भी मामलात होंगे, लेकिन मेरे नज़दीक जो है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं अपनी इन प्रोग्रामों में जो है कई दफ़ा जो है इनको गॉडफादर और सस्तीन माफिया का भी नाम दे चुका हूँ कि एक बहुत बड़ी माफिया है जिसके खिलाफ आप भी गए कोर्ट में और फैसल बशीर मेमन भी गए, जिसके बाद जो है वो भी अताब का शिकार रहा है प्रमोशन की शक्ल में, कि उनके प्रमोशन बोर्ड में उन पर जो है बिला वजह एतजाज लगा कि उन्हें उनके ड्यू प्रमोशन से महरूम रखा गया, और आपके साथ भी गालिबन कुछ ऐसा ही हुआ और आपको पोस्टिंग से भी महरूम रखा गया। आप क्या कहते हैं इस पर? क्या ये जो मैंने बात की इसमें कोई सदाकत है, या क्या आप कहेंगे इस पर? मेरे पास इस तरह की कोई जो है ना वो मुसद्दका चीज़ नहीं है कि मैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना ये इल्ज़ाम लगाऊं कि वो इसके पीछे जो है ना वो हैं कि मेरी पोस्टिंग होने नहीं दे रहे हैं। मैं लोगों से बातें ज़रूर सुनता हूं, कहते हैं कि जी ये लोग हैं जो कि ना अप्रोच करते हैं आजी साहब को, इनको। मगर मैं कहूँगा कि अगर वो ऐसा है तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह उनको हिदायत दे। मुझे उनकी तरफ से किसी किस्म की शिकायत नहीं, मैंने उनको माफ़ कर दिया। जिस जिस बंदे ने मेरे साथ जो जो भी ज़िंदगी में किया है मैंने उनको माफ़ कर दिया, और मैं उनके लिए दुआएं करता हूं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको बेहतरीन पोस्टिंग से अता फरमाए। अल्लाह ताला
उनकी सेहत में इजाफा फरमाए, उनके बच्चों की खुशियां दिखाए उनको, और ज़िंदगी में कभी किसी किस्म की मुश्किल जो है ना वो उनमें, क्योंकि मैं मुश्किल देख चुका हूँ इसलिए मुझे इसका अंदाज़ा है। तो मैंने हर एक बंदे को जिसने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, मैंने अल्लाह की खातिर माफ़ कर दिया है और मैं उनके लिए दुआएं करता हूँ। नहीं अगर वो कोई ऐसी चीज़ है भी तो हम्म, मैं नहीं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ये उनको जो है ना वो हिदायत बस दे। एक पार्ट आपने इसका जवाब दिया ना। मेरा असल जो सवाल ये था कि आप लोग जो गए थे कोर्ट में कि भाई ये जो अफसरान हैं दो, एक सनाउल अब्बासी और एक एडी ख्वाजा, इनका ताल्लुक जो है पुलिस डिपार्टमेंट से या पुलिस फोर्स से नहीं बल्कि किसी और महकमे से ये आए हैं पुलिस में, जो कि इलीगल है, लिहाजा इनको इनके पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस भेजा जाए। ये केस था आपका, वो जो आप गए थे आके आपको। और फैसल बशीर से मेरा ये सवाल था कि भाई क्या आप इसमें नादिम हैं, नदामत है कि आप लोगों ने ये गलत स्टेप लिया था, या कि लीगली जो है ये आपका मौकिफ दुरुस्त था? ये मैं इस मेरा सवाल ये है। नहीं, मौक़िफ़ तो लीगली हमारा बिल्कुल दुरुस्त था, तभी हमने जो है ना इसके लिए हम गए थे, और सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे, सारी चीज़ें थी, और दिस वाज़ अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट कि हम्म उस वक़्त की जो वज़ीर-ए-आज़म थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने जो है ना वो ग्रुप्स चेंज किए थे, और हम्म जबकि कानून में इस तरह की गुंजाइश नहीं है कि जो है ना किसी एक बंदे को अगर इस तरह से होने लगे तो देखें फिर तो मेरिट कहाँ रह गया। एक बंदा जो है ना वो 125वें नंबर पे आके इन्फॉर्मेशन में आए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को पे जाके पाँव पकड़ ले और उसको रिक्वेस्ट कर ले कि जी मुझे जो है ना वो पुलिस में भेज दें, तो फिर तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। जी जी तो फिर जी। तो आप जो है ना इन्फॉर्मेशन में चले जाएँ, लास्ट के किसी भी ग्रुप में चले जाएँ, फिर आप प्राइम मिनिस्टर के पास चले जाएँ, अपना कोई पॉलिटिकल सोर्स ले लें और उनको रिक्वेस्ट करें और वो आपका ग्रुप चेंज कर दें। ये चलिए हमारा मौक़िफ़ है कि जी इस तरह से जो अच्छा, है ना नहीं होना आपका चाहिए। मौक़िफ़ बिल्कुल अपनी जगह पर लॉजिकल भी था और कानूनी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त था। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इंसान बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ कहता है, वैसा नहीं होता। मतलब कि ये सिंध, अभी इस वक़्त जो सिंध पुलिस, इस वक़्त जो आप पुलिस को देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं कि पुलिस इस वक़्त, सिंध पुलिस किस जगह पे जा रही है? यानी कि करप्शन की, और दूसरी बहुत, यानी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि भाई आईजी सिंध का अगवा हो जाता है किसी मैटर में, उसके बाद पुलिस का मोरल डाउन हो जाता है। इस पर क्या आप कहेंगे? मेरे ख्याल में कि सिंध पुलिस में बहुत सारी बेहतरियाँ भी आई हैं। अगर हम एज़ एन इंस्टीट्यूशन देखें हम्म तो जहाँ तक मेरे इल्म में है कि जो वर्किंग है सिंध पुलिस की, वो थोड़ी थोड़ी जो है ना वो लॉजिकल एंड डॉक्यूमेंटेड होना शुरू हो गई है। हम्म पहले जो चीज़ें थी वो इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड भी नहीं होती थी, और जो चीज़ें थी वो क्योंकि एक ये फ़ोर्स का महकमा था तो उसमें ऑर्डर्स पे चीज़ें ज़्यादा चलती थी। तो हम्म अब अगर मैं पिछले तकरीबन कोई 10 साल को देखूँ, तो पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेहतरी आई है। इस हद तक कि अगर हम गुलाम अहमद जमाली साहब वाला दौर देखें तो ये वो दौर था जिसमें सबसे, यानी ये वो दौर था जिसमें सिंध हुकूमत के ऊपर बहुत ही जो है ना वो सख्तियाँ थी, और राहिल शरीफ साहब जैसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। तो राहिल शरीफ साहब ने सिंध पुलिस को 5 करोड़ रुपए के वेपन्स गिफ्ट किए। अच्छा। ये जी, और ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि किसी पुलिस को आर्मी ने वेपन्स गिफ्ट किए। ये वेपन्स की भी अहमियत नहीं है, गिफ्ट की भी अहमियत नहीं है, अहमियत है एप्रिसिएशन की, कि एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ये वो दौर था जब क्राइम बड़ी उरूज पे था, जिसमें दहशतगर्दी भी हो रही थी। तो इसलिए मैं इसको बहुत अहम समझता हूँ कि उसमें सिंध पुलिस का मोरल बहुत जो है ना वो बुलंद हुआ, बेहतर हुआ, क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया था। और उसके अलावा ये वो दौर था, अगर आप इसको कंपेयर करें तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के डिस्ट्रिक्ट में 30-30, 35-35 लोग अगवा होते थे। खैरपुर की मैं बात कर रहा हूँ, और शिकारपुर में 10-10, 12-12 लोग जो है ना वो अगवा होते थे। तो मेरा कसूर यही था कि उस वक्त जो है मैं बहुत सारे मशवरे देता था, मुझसे मशवरे मांगते थे उस वक्त के आईजी, मैं उनको मशवरे देता था कि क्राइम को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए और गुलाम दहशतगर्दी को किस तरह से। जमाली आईजी, गुलाम हैदर जमाली आईजी थे और आप उस वक्त एसएसपी सखर थे, वो आपसे बहुत सारे मशवरे मांगा करते थे। नहीं, मैं उस वक्त मैं स्टाफ अफसर था उनका। से आप उनका उनसे, आईजी ऑफ अच्छा अच्छा। स्टाफ अफसर था मैं उस वक्त उनका। जी 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 जी। तो मेरी गलती यही थी कि मैं उनका स्टाफ अफसर था, वो मुझसे पूछते थे, वो एक सियाने आईजी थे, ठीक है।
उसने देखा कि यार ये टॉपर है, इसको पकड़ लो। अब 2 मशवरे मैंने उनको दिए, उसके बाद हर चीज़ में वो मुझसे मशवरा लेते थे, हर चीज़ में वो मुझसे मशवरा लेते थे। अब मैं उनको मशवरे देता था, और अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती थी कि रिजल्ट्स आते थे उसके, और वो डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट हैं। जी जी। कई सौ दहशतगर्द जो है ना वो मारे गए। इवन हम पंजाब से जाके वहां से बहुत बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो दहशतगर्द हैं वहां से पकड़ कर ले आए हम, हम्म। और यहाँ पे जाके ना उनको हमने ट्राई किया, क्योंकि हमारे केसेस में वो मतलूब थे। तो उसके बाद यानी ये एक बेहतरी थी, और यही मेरा गुनाह भी था कि मैं जो है ना ये काम क्यों करता था। ये मेरा गुनाह था, इसको मैं जो है ना वो मानता हूँ कि मैंने सिंध में क्राइम को कंट्रोल करने में मशवरे दिए, मैंने सिंध पुलिस की वर्किंग को बेहतर करने में जो है ना वो मशवरे दिए, और राहिल शरीफ साहब जैसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसने सिंध पुलिस को वेपन्स गिफ्ट किए। फिर एक दिन मैंने देखा ईद के बाद जो है ना आईजी साहब के जो पीएस थे उनके पास एक कार्ड पड़ा हुआ था, वो राहिल शरीफ साहब ने भेजा था, ईद कार्ड। क्योंकि वो कोई 20-25 साल से पीएस हैं, तो मैंने कहा कि यार, मैंने सोचा शायद रूटीन होगी, हर मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर आईजी को भेजता होगा। तो मैंने कहा ये हर साल आता है? कहता है नहीं जी, ये मैंने अपनी आंखों से फर्स्ट टाइम देखा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक आईजी को जो ना वीर कार्ड भेजा है। अच्छा, मतलब ये ये भी एजाज, ये जो है ना, एजाज हासिल है गुलाम हैदर जमाली आईजी सिंध को कि उन्हें उस वक्त के आर्मी चीफ ने जो है वो कार्ड भेजा, ईद कार्ड भेजा, और उसके अलावा 5 करोड़ के वेपन जो है वो भी सिंध पुलिस को मतलब गुलाम हैदर जमाली के दौर में ही उन्होंने गिफ्ट की। ये मतलब एक एजाज की बात है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो आप इसको गुनाह क्यों और कह रहे हैं? ये आपका गुनाह था, गुनाह था, मतलब आप गुनाह किस यही गुनाह है कि, ना। मतलब किस हवाले से आप कह रहे हैं कि ये क्या पुलिस की सियासत के हवाले से कह रहे हैं कि ये पुलिस का एक कोई ग्रुप आपके खिलाफ हो गया कि आपने एक गुलाम हैदर जमाली की पुश पर खड़े होकर आपने उनको कामयाब करवाया, जो उनके मुखालिफ ग्रुप था, आपका इशारा उनकी जानिब है, आप ये कहना चाहते हैं? मैं इस वक्त किसी बंदे को भी इसका नहीं ठहराऊंगा कि किसी बंदे ने क्या किया। बट आपको पता है कि हमारे यहाँ फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जब एक अफसर का दूसरे अफसर के साथ जो है ना वो लड़ाई, दोनों दो मुख्तलिफ अफसरान की थी, बीच में जो है ना डेफिनेटली फिर उनके जो एसोसिएट्स होते हैं वो भी रगड़े जाते हैं। तो मैं क्योंकि उनका एसोसिएट था तो इसलिए मुझे भी रगड़ा गया। तो इसका मतलब मैं ये समझूं, या मेरे जो व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं उसको यही समझ रहे हैं कि ये जो आपको इस वक्त अगर पोस्टिंग नहीं मिल रही है तो इसके भी ताने बाने जो है वहीं जाकर मिलते हैं कि आप पर एक छाप लग चुकी है गुलाम हैदर जमाली की कि ये है गुलाम हैदर जमाली ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो उसका जो मुखालिफ ग्रुप है वो आपको इस वक्त इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, चाहे आप कितने ही अच्छे टॉपर क्यों ना हो, कितने ही अच्छे काबिल क्यों ना हो। मतलब ये कि चलो, तो पुलिस की तो सियासत है, सवाल अब ये पैदा होता है कि चीफ मिनिस्टर जो कि सिंध के वजीर आला हैं, और सिंध के धरती में अगर एक ऐसा शख्स अगर पैदा हो गया गलती से कि भाई जो इतना यानी जहीन है, इतना काबिल है, और सीएसएस में टॉप कर चुका है, और बाकी 700 दूसरे उनके शागिर्द भी जो है वो भी टॉप कहने में सीएसएस में इम्तियाजी नंबरों से पास करके मुख्तलिफ सरकारी महकमों में, और खुद पुलिस में भी इस वक्त अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे, तो फिर आप से क्यों ये इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है? मतलब ये तो मतलब कि आपको नुकसान नहीं बल्कि खुद पुलिस फोर्स को एक तरीके से नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है कि वो आपकी इल्मी काबिलियत से फायदा नहीं उठा रहे हैं। जबकि आप खुद कह चुके हैं कि आप सिंध पुलिस की तारीख में पहली मर्तबा अगर आईजी गुलाम हैदर जमाली के दौर में अगर ये 5 करोड़ का अगर असला गिफ्ट हुआ आर्मी की जानिब से, तो फिर जाहिर है कि उनके स्टाफ अफसर तो आप ही थे और आप ही के मशवरे पर चल रहे थे, और उनके मुखालिफिन भी ये कह रहे हैं कि भाई गुलाम हैदर जमाली को कामयाब करवाने में आप फिदा शाह का ही हाथ है। तो इसका मतलब तो ये फिर अगर वो अगर आपके दिल बोझ आपके लिए रखते हैं, या उन्होंने कोई आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर रखी है कि आपको पोस्टिंग उन्होंने नहीं लेने देनी, तो फिर तो वो अपनी जगह पर सही है कि ठीक हो कर रहे हैं। इसका मैं तो ये समझ रहा हूँ, जिसको आप बार बार गुनाह कह रहे हैं। हनीफ भाई, जी जी। एक दफा एक एसपी साहब थे, जी। उनके पास एक एसएचओ साहब गए। तो एसपी साहब बड़े गर्म हो गए हम्म। उस एसएचओ पे। हम्म। उसको उसने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं आईजी का बेटा हूं और मैं आईजी का दामाद हूं, क्योंकि वो एक आईजी साहब के बेटे थे और एक आईजी साहब के दामाद थे। तो उन एसएचओ साहब ने कहा कि वो हंस दिया, वो बड़े मुस्कुरा के एसएचओ साहब ने कहा कि सर, मगर मेरी सिफारिश आपसे भी तगड़ी है।
वो बिल्कुल जो है वो लाल पीला हो गया, ये वो फला, क्या कहते हो तुम ये? उसने कहा कि सर मेरा सिफारिशी अल्लाह है। वाह, क्या बात है! तो बड़ा तो कोई किस्म का अफसर था। जी, जी, जी। मैं अभी अल्लाह वाला हूँ, मैं अल्लाह के आसरे पे चल रहा हूँ और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, मुझे किसी इंसान से उम्मीद नहीं है, मुझे अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि सारी दुनिया देखेगी सच क्या है, हक क्या है। और मेरे नज़दीक जो है ना, पोस्टिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, आप क्या कर रहे हैं ये मेरे लिए यही काफ़ी है कि आपने जो है ये अपने फ़राग़त का जो आपका टाइम है इसमें जो आप जो ख़िदमत ख़ल्क़ इस वक़्त कर रहे हैं, आपने जो 700 की जो फ़िगर बताई ये मेरे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि आप 700 जो आपके शागिर्द हैं, वो इस वक़्त सीएसएस कर चुके हैं और मुख़्तलिफ़ महकमों में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, यानी इस मुल्क की ख़िदमत कर रहे हैं दूसरे मानों में, तो ये तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि ये लेकिन एक अगर सिंध पुलिस मुनासिब समझेगी, सिंध गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी, अगर मुझे कोई असाइनमेंट देगी हुँ, तो मैं हुँ। उसको निभाऊंगा। मैंने कभी मना नहीं किया, ठीक है। हुँ, हुँ। मैं इस वक्त इस पढ़ाने के अलावा मैं एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि सिंध पुलिस और पुलिस की नौकरी उसके सामने जो है ना वो एक छोटी सी चीज़ है। मैं इस वक्त नोबेल प्राइज़ पे काम कर रहा हूँ। ओह! गुड, नोबेल प्राइज़ पे, अच्छा। मैं इस वक्त नोबेल प्राइज़ पे काम कर रहा हूँ और 3 फ़ील्ड्स हैं मेरी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। एक इकोनॉमिक्स है, जी, दूसरा जो है वो पॉवर्टी है जी। और तीसरा पीस है और लिटरेचर। ये 4 मेरी फ़ील्ड्स हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ और मैं काम करने वाला बंदा हूँ, बैठने वाला नहीं हूँ, ठीक है। साइड में लोगों को पढ़ा रहा हूँ और उसके साथ-साथ मेरा जो नेक्स्ट गोल है, नोबेल प्राइज़ जीतना है। मेरा गोल आईजी बनना नहीं है, ठीक है। मैं नोबेल प्राइज़ लेके इस मुल्क की और इस मुल्क के लोगों की और इस मुल्क के इदारों की जो है ना वो नेक-नामी करना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे ये सआदत ज़रूर नसीब करेंगे और एक दिन आपके प्रोग्राम में आऊँगा मैं एज़ अ नोबेल प्राइज़ विनर इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। फिदा शाह साहब इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक इंशाल्लाह यू, दोबारा बहुत मुलाकात ज़रूर शुक्रिया। करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।